हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम लेसन लेके आई हूँ मैं आपके लिए हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और इसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस तभी समझ में आते हैं जब हमें इसकी डिटेल पता हो। तो डिटेल के लिए आप डिटेल वीडियो देखेंगे जो मैंने पहले अपलोड की हुई है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव टाइप पहले, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, तो लंबे मटर के पौधे बोला हुआ है तो इसके लिए हम ये टी लगा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट दोबारा से, तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी लंबे पौधों के लिए है। और बैंगनी पुष्प है तो इसके लिए ये प्रभावी बताया हुआ है तो मैंने ये लिया है। बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधों के साथ, तो हमने ये बोने पौधों के लिए स्मॉल टी लिया। और पुष्प जो है वाइट तो स्मॉल डब्ल्यू लिया से कराया। तो इनकी संतति के सभी पौधों में जो पुष्प बने ना वो बैंगनी कलर के बने, तो मीन्स ये कलर आ गया। परंतु उनमें से आधे जो थे वो बोने थे, मीन्स सारे शुद्ध ऐसे लंबे नहीं थे, शुद्ध बोने भी नहीं थे, वो ऐसे थे। तो आंसर कौन सा बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये आंसर हमारा ठीक है। तो ये आंसर कौन सा है? ये वाला आंसर आ गया हमारा, ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये वाली बात तो सही है। हमारा दांत, हाथी के दांत, ये भी सही है। आलू और घास वाला भी ये सही है। उपरोक्त सभी आंसर जो हैं वो ठीक है। उसके बाद हमारा अगला इसमें क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होगी? तो जीवाणु जैसे तो हम बिल्कुल ही नहीं हो सकते, मकड़ी जैसे भी नहीं हो सकते। चिंपैंजी और चीन का विद्यार्थी, तो चीन के विद्यार्थी से हमारी समानता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो आता है वो है ए बी रक्त वर्ग का, ए बी रक्त वर्ग और ओ रक्त वर्ग वाले माता पिता, एक माता का या पिता का ए बी ब्लड ग्रुप है और दूसरे पेरेंट का ओ है। जब इनकी संतान पैदा होएगी, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जब भी ए बी ब्लड ग्रुप का एक माता या पिता है और ओ ब्लड ग्रुप का माता या पिता है, मान लो ये माता का है और ये पिता का है, तब क्या होगा? ये ब्लड ग्रुप जो है अपने आप को कभी भी प्रभावी तौर पर शो नहीं करेगा। तो सिर्फ ये ब्लड ग्रुप बचा। इस ब्लड ग्रुप की जो संतान पैदा होएगी वो या तो ए की पैदा होएगी, ए ब्लड ग्रुप वाली, और या फिर बी ब्लड ग्रुप वाली संतान पैदा होगी। तो आंसर कौन सा बनता है हमारा? ए ब्लड ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी। अवशेषीय अंग का उदाहरण नहीं है, तो पहले हमें पता होना चाहिए अवशेषीय अंग वो अंग होते हैं जो हमारे या किसी भी जीव जंतु के शरीर में कोई कार्य नहीं करते, ऐसे पड़े तो उसको हम अवशेषीय अंग कहते हैं। तो जैसे हमारे जो अकल जाड़ आती है, रदनक दांत जो है वो तो ऐसे ही है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। सर्प की श्रेणी में एकला भी जो है ऐसे ही है, ये भी अवशेषीय अंग ही है। कीवी के पंख, कीवी तो उड़ ही नहीं सकता, पंख तो हैं पर वो उड़ ही नहीं सकता, इसका मतलब कीवी के पंख भी अवशेषीय अंग है। मनुष्य के रदनक दांत भी अवशेषीय अंग है। सर्प की श्रेणी में एकला भी अवशेषीय अंग है। तो फिर क्या बच गया? व्हेल जो है उसके जो पाद है वो अवशेषीय अंग नहीं है, वो पाद से सचमुच में काम ले रही होती है, तैरने का काम किया जाता है। तो समजात अंग का उदाहरण नहीं है। तो समजात अंग जो है हमारे जो बिल्ली के पंजे हैं और हमारे मनुष्य के पंजे जो है या नाखून जो है, फिंगर्स जो है वो सेम है। मनुष्य के हाथ और कुत्ते के अग्रपाद ये भी तो सेम है, ठीक है। उसके बाद चिड़िया
मनुष्य के दांत और हाथी के दांत ये भी ठीक है, ये सभी जो है समजात अंग हैं। तो चिड़िया के और चमगादड़ के पंख ये भी सेम है। तो यहाँ पर तितली या फिर कीट होना चाहिए था, फिर ये बनना था। यहाँ पे चिड़िया और चमगादड़ के पंख तो समजात अंग के ही उदाहरण हैं। तो सभी समजात अंग के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा टेस्ट क्रॉस को दर्शाता है? बेटा पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी एक युग्मक ये है, और इधर भी कैपिटल टी एक युग्मक ये है। अब तो ये तो सेम है, इसका तो नहीं हो सकता क्रॉस। अब अगर इसकी बात करें इस वाले की, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक युग्मक है। तो ये वाला भी देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये वाले भी तो सेम हो गए ना, इनका भी क्रॉस नहीं हो सकता। अगर अब इसकी बात करें, ये स्मॉल टी है एक युग्मक, इसमें भी स्मॉल टी है, तो ये भी सेम है, इसका भी नहीं हो सकता। फिर कौन सा बचा? सिर्फ ये वाला बचा हमारे पास। एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये है, दूसरी तरफ कौन सा युग्मक आ रहा है? स्मॉल टी वाला आ रहा है। ठीक है, इनका अगर क्रॉस करेंगे तो ये होएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा ये वाला बी वाला आंसर। ठीक है, ये सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? देखो बेटा, जो माता के पास सिर्फ एक्स प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के पास एक्स और वाई प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। जब भी युग्मक बनते हैं तो एक्स, ठीक है, इसमें एक्स और वाई एक ही युग्मक आएगा माता से चाहे ये वाला है या ये वाला है, माता से तो हमेशा एक्स ही मिलेगा। पिता से या तो एक्स मिलेगा तो लड़की बन जाएगी, और अगर पिता से वाई मिलता है तो फिर लड़का बनेगा। अब बात किसकी हो रही है? लड़की की बात हो रही है कि लड़की को अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र मिलेगा? ये दो गुणसूत्र थे पिता के पास, तो लड़की के लिए एक्स वाला गुणसूत्र मिलेगा। और जब लड़का कोई अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करेगा तो वाई वाला प्राप्त करेगा। माता से तो हमेशा ही उनको एक्स गुणसूत्र मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ फिलअप्स। दो जीवों की अंगों की रचना तो एक समान है, परंतु कार्य जो हैं वो भिन्न भिन्न हो, तब उनको हम समजात अंग कहते हैं। कार्य जो है वो कैसे हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। ठीक है, डिफरेंट हो कार्य। जैसे मनुष्य अपने हाथ से खाना खाने का काम करता है, सेम ऐसी ही हड्डियों की संरचना जो है वो कुत्ते के अगले पाद में मिलती है, तो उससे वो चलने का काम करता है। तो कार्य भिन्न भिन्न हो गए ना, ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। तो प्राणियों में लक्षणों को जीन निर्धारित करते हैं। जीन जो है वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। हावी गुणसूत्रों को हम प्रभावी कहते हैं, जो अपने आप को दर्शाते हैं, जबकि दब्बू या गौण गुणसूत्र जो होते हैं उनको अप्रभावी कहते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण जो है लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ये सिर्फ पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है पिता के पास ही या एक्स और वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर एक्स मिलेगा तो लड़की बनेगी और वाई मिलेगा तो लड़का बनेगा। तो बच्चे का लिंग का निर्धारण सिर्फ पिता के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है। उसके बाद अगला आ गया हमारे पास नेक्स्ट, मेंडल ने अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर लगभग 10,000 प्रयोग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र है? तो एक्स वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बच्चे में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र वाई पर निर्भर करता है कि वाई मिलता है तो लड़का बनेगा, एक्स मिलता है तो लड़की बनेगी। डार्विन ने किस सिद्धांत
की परिकल्पना की थी प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की, जो है वो परिकल्पना उसने की थी कि अगर जीव अपने अंदर जो गुणों का धारण करता है वो अगर लाभदायक हैं और इससे जीव को फायदा हो रहा है तो प्रकृति ऐसे गुणों का वर्ण कर लेती है, चुनाव कर लेती है और फिर वो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते रहते हैं, संतानों में दिखाई देते हैं। जीवाश्म क्या होता है? किसी जीव के एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है और पूरे शरीर को ही परिरक्षित किया जाता है जब मिट्टी की गहराई में, तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे आप बोलते हो ना डायनासोर का जीवाश्म मिला। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता होता है प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों के लक्षणों का, उनके गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिकता कहते हैं। और विभिन्नता किसे कहते हैं? एक ही माता पिता से समान जाति होने पर भी इवन ट्विंस भी पैदा होते हैं जब, ठीक है, जो ट्विंस पैदा होते हैं उनमें भी आप देखो उनके रंग रूप में या उनकी इंटेलिजेंसी में, उनकी हाइट में, उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत फर्क या थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता। ठीक है, मानव शरीर में लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक जीन पाए जाते हैं और ये जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया डीएनए का पूरा नाम हमने बताना है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑटोसोम्स किसे कहते हैं? मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे नर है चाहे मादा है, उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र के मिलेंगे। ठीक है, 23 पेयर्स मिलते हैं। इनमें से 22 जोड़े जो है, ठीक है, इनके द्वारा जो है जो बेबी पैदा हो रहा है उसके रंग, उसका रूप, उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी हाइट, उसकी आंखों का रंग, उसकी सेहत का, ठीक है, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। जबकि 23वां जोड़ा जो होता है उसके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, 23वें जोड़े से जो 23वां जोड़ा है उसको हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं और ये जो 22 जोड़े होते हैं ना इसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्रों का जोड़ा 23वां जोड़ा होता है और बाकी के जो 22 जोड़े होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। समजात अंग किसको कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो। और समवृत्ति या समरूप अंग या एनालोगस ऑर्गन किसे कहते हैं? वो जिनकी कार्य तो समान हो, जैसे तितली अपने पंखों से उड़ती है, चिड़िया भी अपने पंखों से उड़ती है, तो इनको हम एनालोगस ऑर्गन या समवृत्ति या समरूप अंग कहते हैं, पर उनकी उत्पत्ति और रचना भिन्न भिन्न होती है। तो मानव शरीर में कौन कौन से अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कान की जो ईयर पिन्ना जिसको हम बोलते हैं वो, अपेंडिक्स, टेल पॉइंट जो पाया जाता है वो, और निमिषक जो है वो, निमिषक पटल जो है वो मानव शरीर में अवशेषीय अंग के रूप में पाए जाते हैं। तो उसके बाद बायोजेनेटिक नियम क्या है? तो जीव जंतु भ्रूण विकास के समय अपने पूर्वजों की जातीय विकास की उत्तरोत्तर अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। जैसे अगर हम मेंढक का, पक्षी का, मानव का, मछली का देखते हैं ना, भ्रूण देखते हैं, तो पहली अवस्थाओं में जो स्टार्टिंग की अवस्थाएं होती है ना उसमें सभी के सभी का जो शुरुआत होती है वो एक कोशिका से, अंडे से ही होती है। फिर धीरे धीरे उनसे एक ऐसी संरचना बनती है जो गलफड़ों से सांस लेती है। तो क्या हम अभी जो हमारा बेबी पैदा होता है क्या गलफड़ों से सांस लेता है? वो गिल से सांस लेता है? नहीं। ठीक है, सब में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सबका जो लार्वा स्टेज जो आती है तो वो तैरने वाली होती है।
ठीक है। तो ये सभी अवस्थाएं जो हैं बाद में चाहे वो ख़त्म हो जाती हैं, पर शुरुआती अवस्थाएं जो हैं वो सेम होती हैं, तो इसको हम बायोजेनेटिक नियम कहते हैं। ठीक है। तो ये इसके बाद अगला इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है, ये चित्र में किस प्रकार के अंगों को दर्शाया गया है। तो चित्र में हमें मेंढक का दिखाया, छिपकली का, पक्षी और मानव के अगले पार दिखाए हुए हैं। मानव के हैंड दिखाए हुए हैं इसमें। तो मानव के हैंड जो हैं उसमें देखो सब में ये बोन सेम है, ये वाली बोन देखो आपस में सेम है, ये फिंगर्स की बोन सब में सेम है। तो ये समजात अंग का उदाहरण है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाया हुआ है ये भी समजात अंग का ही उदाहरण दिखाया हुआ है। ठीक है। और ये क्वेश्चन एक छूट गया था हमारा बीच में से, वेरी शॉर्ट का। मानव नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो XX, ठीक है, लिंग गुणसूत्र स्त्रियों में होता है और नर में XY प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिए थे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ वॉच एंड शेयर दिस वीडियोस। थैंक यू।